राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़, डॉक्टर सतीश कुमार आचार्य, द्वितीय वर्ष भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र। मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल के जन्मदाता प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेट्जेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफिया मानव भूगोल में मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। इसके बाद रेट्जेल की प्रसिद्ध शिष्या सैम्पुल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेता ब्लास ने, जो कि प्रमुख मानव शास्त्री थे, उन्होंने मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों में मानवीय क्षमताओं और क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण मानते हुए मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया है। उनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। फ्रांसीसी भूगोलवेता जीन ब्रून्स के अनुसार वे सभी दृश्य जिसमें मानवीय क्रियाकलाप और मानवीय क्रियाएं कार्य करती है, हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, जो इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल में सम्मिलित किया जाता है या मानव भूगोल कहते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेता एल्वर्स हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव भूगोल वातावरण और मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन करने वाला विषय है। इस परिभाषा में हंटिंगटन महोदय ने मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण माना, क्योंकि इससे स्थानिक भिन्नताएं उत्पन्न होती है और इनकी व्याख्या करना मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। फ्रांसीसी विद्वान डिमांजिया के अनुसार मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों के साथ प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। कैमिलो विलो, प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री, ने अपने सामाजिक विश्वकोश में मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जो व्यापक अर्थ में प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव समूह के अनुकूलन का अध्ययन करता है। डिकेन और पिट्स के अनुसार मानव भूगोल को मनुष्य और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। D.H. डेविस के अनुसार मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के मध्य संबंधों का ही नहीं, वरन पृथ्वी तल के क्षेत्रों का भी अध्ययन होता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश भूगोलवेता रॉबिन्सन के अनुसार मनुष्य के जीवन क्रियाकलापों, प्रगति और उसके वितरण पर पर्यावरण के प्रभाव तथा मनुष्य के क्रियाकलापों का पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन ही मानव भूगोल है। इसी प्रकार फेल्मेन और गैटिस के अनुसार मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल के दो प्रमुख वर्गों, पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव का जनसंख्या स्थानिक विश्लेषण, उसकी संस्कृति, उसके क्रियाकलाप, व्यवहार और उसके परस्पर संबंधों और भौतिक दृश्य भूमि के प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करता है। वाइट और रेनर नामक अमेरिकी भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल को प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मानव के समायोजन के संदर्भ में परिभाषित किया है। उनके अनुसार यह प्राकृतिक वातावरण के साथ मनुष्य के समायोजन तथा अन्य भिन्न भिन्न और विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन करता है, जिसमें वह अपने जीवन को पूर्णतः या आंशिक भौतिक एवं प्राकृतिक जैविक के अनुकूल बनाता है। आगे चलकर उन्होंने ही मानव भूगोल को
मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी बताया, जिसमें पृथ्वी की पृष्ठभूमि से मानव समाजों का अध्ययन होता है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों की लगभग 13 या 14 परिभाषाओं के संदर्भ में हम व्याख्या करें तो मानव भूगोल मुख्य रूप से मानव का भौगोलिक वातावरण में अनुकूलन यानी एडजस्टमेंट, समायोजन और उसके साथ की जाने वाले क्रियाकलापों में, जिसमें मानव का अध्ययन महत्वपूर्ण होगा। मानव की जनसंख्या, मानव के आवास, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप, मानव के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अन्य सांस्कृतिक व्यवहार, भाषा, धर्म, संस्कृति, इन सब का भी अध्ययन वर्तमान में मानव भूगोल में सम्मिलित होता है। मानव भूगोल वास्तव में एक मानव पारिस्थितिकी है। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान बैरोज ने 1922 में अमेरिकी भूगोल परिषद का अध्यक्ष भाषण देते हुए उन्होंने मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में परिभाषित किया और इस आधार पर मानव पारिस्थितिकी और मानव और उसके सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाने लगा। मानवीय और पर्यावरणीय संबंधों को महत्व दिया जाता है, जिसमें मानव समाज प्राचीन काल से लेकर अभी तक उसका जो विकास क्रम है, उस विकास क्रम को भी उसमें सम्मिलित किया जाता है। यह विकास संपूर्ण भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक समय के अनुसार नियमन और अनुकूलन द्वारा यानी रेगुलेशन एंड एडप्शन द्वारा संसार को परिवर्तित करते हुए पूर्ण हुआ है। मानव पारिस्थितिकी शब्द वर्तमान में समाजशास्त्र से भूगोल में आया है। जब बैरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान बताया, उस समय में शिकागो स्कूल में समाजशास्त्रियों का द्वारा इसका अर्थ वर्तमान से भिन्न स्वरूप में लिया गया था। इसमें पार्क, बर्गेस, थॉमस और वर्थ ऐसे लोग थे जिन्होंने पारिस्थितिक विज्ञान से मानव समाज के विभिन्न मॉडल और सिद्धांत विकसित करने के लिए उन्हें अपनाया। बैरोज ने मानव के भौतिक पर्यावरण के साथ साथ समायोजन यानी एडजस्टमेंट पर प्रकाश डालते हुए भूगोल की प्रकृति में नियमान्वेषी पक्ष को नेमोथेटिक पक्ष को अपनाया और 1972 में स्टॉकहोम में हुए प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन के उपरांत भूगोल में मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी मानने वालों का विश्वास है कि प्रकृति में भोजन श्रृंखला के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव समूह हैं, पादप सहित मानव भी उसी में सम्मिलित होता है। इन विचारों में लामार्कियन के कार्यों की पुष्टि हुई, जिसका मानना था कि प्रत्येक जीव संचेतन रूप में अपने परिवेश यानी एनवायरनमेंट में समायोजन कर सकता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रेडजेल की राज्य संबंधी जैविक संकल्पना, डेविस की भूआकृति विज्ञान, कुमारी सैम्पल हंटिंगटन और ग्रिफिथ टेलर के सिद्धांतों, उनके भौगोलिक कार्यों के पर्यावरण निश्चयवाद, हर्बर्टसन का प्रादेशिक भूगोल का चिंतन आदि के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि मानव भूगोल वास्तव में मानव पारिस्थितिकी है। इस प्रकार मानव भूगोल की परिभाषा और मानव ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में इसे अध्ययन किया जाता है। मानवतावादी भूगोल भी इसे कहा जाता है, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। मानवतावादी भूगोल का विकास मात्रात्मक भूगोल और प्रत्यक्षवाद के बाद प्रतीक विरुद्ध प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ और यह दृष्टिकोण 1960 के दशक के अंत में हुआ। मानवतावादी भूगोलवेत्ता मात्रात्मक तकनीकी को अस्वीकार करते हुए मानते हैं कि मानवीय विश्व और मानवीय मुद्दे जैसे सामाजिक संस्थाओं, मूल्य और परंपराओं के महत्व को नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार मानवतावादी दृष्टिकोण मानवीय चेतना और क्रियात्मकता के संकेंद्रीय और केंद्रीय भूमिका एक मानव अभिकर्ता के रूप में प्रदान करता है। मानवतावादी भूगोल का विकास कांट के भौगोलिक दर्शन से प्रारंभ होता है, स्पष्ट होने लगता है, जिसके विकास में वाइडल डी लाब्लास, फेब्रे, कार्ल सावर, रिचर्ड हार्टशॉन, डब्ल्यू क्रिक, तुवान, एंटी ब्यूटमर के सराहनीय योगदान रहे हैं। प्रोफेसर गुएल्के ने बताया कि हमने मानव के मस्तिष्क में प्रवेश करने की
पद्धति विकसित कर ली है। उन्होंने आगे बताया कि मानसिक क्रियाशीलता का नियंत्रण पदार्थ एवं प्रतिक्रियाओं से नहीं हो सकता है, वरन विश्व को अप्रत्यक्ष रूप से विचारों द्वारा पहचाना जा सकता है, जो व्यक्ति के विषयगत अनुभव पर आधारित होता है। मानवतावादी भूगोल का वास्तविक प्रतिपादन तुआन द्वारा 1971 में किया गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि भूगोल मानवीय दर्पण है जो मानव अस्तित्व और जीवन के सार को स्पष्ट करता है। अपनी पुस्तक स्पेस और प्लेस में बताया कि मानवतावादी दृष्टिकोण स्थान तथा स्थानिक दूरी के संदर्भ में मानवीय अनुभव की सीमा को खोजता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार साहित्य कला के अध्ययन में मानवीय जीवन की जानकारी मिलती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी भूदृश्य का अध्ययन करना समाज के सार द्वारा संभव है, जिसकी वजह से वह अस्तित्व में आया है। तुआन महोदय ने माना कि वैज्ञानिक संदर्भ के अंदर मानवीय ज्ञान और क्षमता को विद्यमान स्तर पर कम आंका जाता है। इसके विरुद्ध मानवतावादी भूगोल यह समझाने का प्रयास करता है कि भौगोलिक क्रियाकलाप और परिघटनाओं की अभिव्यक्ति किस प्रकार मानवीय ज्ञान तथा क्षमता द्वारा होती है। तुआन के मानवतावादी भूगोल के कुछ आधारभूत 5 तत्व है। पहला है भौगोलिक ज्ञान की प्रकृति और मानव अस्तित्व में मानववादी दृष्टिकोण एक पार्श्विक प्रवृत्ति है। दूसरा, मानवीय व्यवहार एवं स्थान की पहचान में क्षेत्रीय भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तीसरा, मानवतावादी दृष्टिकोण भीड़भाड़ एवं गोपनीयता के मध्य अंतर संबंधों को स्पष्ट करता है। चौथा, ज्ञान जीवन को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा, मानव क्रियाशीलता को प्रभावित करने में धर्म की प्रमुख भूमिका होती है। इस प्रकार मानवतावादी भूगोल की जो मूल कार्य पद्धति है, उसमें मानववादी भूगोल में मानवीय चेतना के प्रयास को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, मानववादी भूगोल की कार्य पद्धति व्याख्या और स्पष्टीकरण के ज्ञान पर आधारित है, जिसमें साहित्य की आलोचना, सौंदर्यबोध, कलात्मक इतिहास को प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है। मानवतावादी भूगोल भौगोलिक दृश्य भूमि के मौलिक पक्ष के विकारीकरण संबंध को चिन्हित करता है और मानवतावादी भूगोल सांख्यिकी और मात्रात्मक प्रविधियों के विपरीत सहभागी परिवेक्षण, सहभागिता, विचारों का आदान प्रदान, साक्षात्कार और तार्किक निष्कर्ष पर बल देकर मानव व स्थान के मध्य सहसंबंधों की खोज करता है। तो ये मानव भूगोल की परिभाषा और ह्यूमन इकोलॉजी और मानवतावादी भूगोल, इनमें अंतर स्पष्ट करते हुए मानवतावादी भूगोल मानव भूगोल नहीं है, इसी तरह से ह्यूमन इकोलॉजी भी मानव भूगोल नहीं है। मानव भूगोल का उद्देश्य, उसकी विषय वस्तु और उसकी प्रकृति पर बाद में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।